Once again, I welcome to all in my channel American Academy by लालजीत सर। दोस्तों, मैं सेट 4 के जरिए आप लोगों का इसका सॉल्यूशन, जैसा कि जान रहे हैं कि जैक बोर्ड के द्वारा 5 सेट्स का आयोजन किया जाना है, जिनमें से 4 सेट्स ऑलरेडी निकल चुका है, जिसका मैंने वीडियो भी बना करके अपना चैनल में डाला हुआ है। सेट 3, सेट 2, सेट 3, सेट 4, ये सेट 4 वीडियोस मैंने आप लोगों के समक्ष फिर से दोबारा उसका सॉल्यूशन को लेकर के आया हूँ। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आएंगे, और डीपली समझने के लिए मैं ऑफलाइन क्लासेस में आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं इसे लाइन बाय लाइन डीपली समझा कर लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करता हूँ। देखिए, तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए मैं पैसेज के द्वारा फर्स्ट पैसेज जो है ना, उसका सॉल्यूशन देने का प्रयास किया हूँ। मैंने उसे हाईलाइटेड किया हूँ, तो क्वेश्चन को जिस कलर से हाईलाइटेड किया गया है दोस्तों, उसी प्रकार से आंसर भी उसी कलर से आपको मिलने जा रहा है। तो आप वहाँ पे आंसर में जो ना वहाँ पे देख करके समझ सकते हैं, कारण कि हर पैसेज के साथ साथ हर क्वेश्चन आंसर को यदि मैं डिफाइन करूँ हिंदी में, तो एक अच्छा टाइम लग सकता है, और एक अच्छे टाइम को न वेस्ट करके मैं इसे बहुत शॉर्ट टाइम में चाहता हूँ कि पूरी वीडियोज़ को शॉर्ट टाइम में मैं पूरा सॉल्यूशन दे सकूँ। इस वजह से मैं आप लोगों को टाइम को बर्बाद नहीं करते हुए आगे चलते हैं। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, थाउजेंड्स ऑफ द मिग्रेटरी बर्ड्स वुड कैम टू द रिवर यमुना। हजारों जो है ना प्रवासी चिड़ियाँ जो है वो वुड कैम टू द रिवर यमुना, वो आते हैं। किस लिए आते हैं दोस्तों? तो आते हैं टू फीड, मतलब यहाँ पे दिया हुआ आंसर देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैंने आंसर भी इसी कलर से हाईलाइटेड किया हुआ है। आप इस लाइन को देख करके यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन का आंसर देखिए, 1 नंबर का यहाँ से यहाँ तक, थाउजेंड्स ऑफ मिग्रेटरी बर्ड्स वुड कैम हेयर टू फीड इन द यमुना वाटर। तो इसी प्रकार से आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर समझेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ग्रेड हैज़ द वाटर ऑफ यमुना रिसीव्ड इन द टर्म ऑफ क्वालिटी, है ना। किस कह रहा है कि विच ग्रेड हैज़ द वाटर ऑफ यमुना, माने यमुना नदी जो है ना किस ग्रेड के पानी को रिसीव करती है ना। तो क्वालिटी इसकी कैसी होती है, तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन जो है ना किस प्रकार से, जिस कलर में है ना, आंसर भी मैंने इसी प्रकार का हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे। द वाटर ऑफ यमुना रिवर इज पॉल्यूटेड एंड हैज़ रिसीव्ड ई ग्रेड इन द टर्म ऑफ क्वालिटी। तो आप इसका आंसर यहाँ से देखकर समझ सकते हैं। नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है ना, हाउ वाज द वाटर ऑफ यमुना सम 50 ईयर्स एगो, है ना, 50 साल पहले यमुना नदी रिवर की पानी कैसी थी। तो डेफिनेटली एक ये क्वेश्चन का आंसर आप इसी कलर का यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, देखेंगे आप 3rd नंबर में, सम 50 ईयर्स एगो द वाटर ऑफ यमुना वाज क्लियर एंड क्लीन, है ना। 50 साल पहले कैसा था पानी यमुना का, तो साफ और स्पष्ट था। तो नेक्स्ट आगे है ना, द नेम सम वाटर प्लांट्स विच ग्रीव इन इट्स द वाटर, है ना। कहता है पानी में कुछ ऐसे जो है ना प्लांट्स होते हैं जो उगते हैं, तो बड़े होते हैं, उसके कुछ नाम पूछ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे है ना, इसी क्लास से मैंने आंसर भी लिखा हुआ है। मैनी वाटर प्लांट्स सच एज द वीड्स हो गया, जैसे पौधे होते हैं, वीड्स का मतलब है ना एल्जिया, जिसको शैवाल बोलते हैं, काई बोलते हैं, एंड द सर्स मतलब क्या होता है ना, झाड़ियाँ, ग्रीव इन वाटर और अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर। तो इसका आंसर ये राइट होगा। आगे देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्या है ना, कि 4 नंबर का क्वेश्चन मैंने बताया। नेक्स्ट आगे जो ना 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5th नंबर क्वेश्चन है ना, द वाटर ऑफ द रिवर यमुना इन दिल्ली हैज़ बिकम यूजलेस, है ना। क्या होगा, हैज़ बिकम यूजलेस। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे किया हुआ, देखेंगे ऐसा, है ना, हाईलाइट की भी किया हुआ, वहाँ से इसको प्राप्त किया है। दिस इज द लोवेस्ट ग्रेड विच इंडिकेट्स द सेवरिटी ऑफ द पोल्यूशन इन वाटर। इसका भी मैंने ग्रेड कहाँ से लाया है, वहाँ पे इसी कलर से ऊपर में ध्यान देंगे तो आपको मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। तो उस लाइन को अच्छा से पढ़ेंगे, डेफिनेटली उसका आंसर आपको मिल जाएंगे, है ना। दिस प्लांट्स वर द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दिस प्लांट्स वर द मेन सोर्स ऑफ द फूड फॉर द एक्वाटिक क्रिएचर्स, है ना। तो एक्वेटिक क्रिएचर्स मैंने कहाँ से प्राप्त किया, इसी कलर को यहाँ पे ध्यान देंगे तो डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे एक्वेटिक क्रिएचर्स।
यहाँ पे इस कलर्स का यहाँ ढूंढने के बाद डेफिनेटली यहाँ देखेंगे, है ना, तो वहीं से प्राप्त किया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द रेड वर्म्स आर कॉल्ड द चिरोमेंट्स। चिरोमेंट्स क्या है ना, देखिए यहाँ पे इसी क्वेश्चन से यहाँ पे मैंने आंसर इसको प्राप्त किया है। उस लाइन को देख करके आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है ना, सेकंड पैसेज, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड द आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस पैसेज में जो है ना, इसे बढ़िया से आप पढ़ लें, है ना। स्वामी विवेकानंद वंस स्पीकिंग अमेरिका टू टोल्ड अबाउट ए यंग मैन हु केम to a religious conference and said that he wanted to find God, है ना। तो वो गॉड को ढूंढते थे। उसके बारे में उन्होंने स्वामी विवेकानंद जब स्पीकिंग कर रहे थे अमेरिका में, तो उस यंग मैन के बारे में बता रहे हैं। तो इस पैसेज को मैं समझाने से बेहतर समझ रहा हूँ दोस्तों कि इसका आंसर मैं आप लोगों को डायरेक्ट डिफाइन करूँ। देखें, कह रहा है द यंग मैन वांटेड टू फाइंड, क्या खोज रहे थे यंग मैन, तो गॉड को फाइंड कर रहे थे। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस अगला जो है इसका वो यहाँ पे दिया हुआ है 10th नंबर क्वेश्चंस देखेंगे। स्वामी विवेकानंद वंस स्पीकिंग एट अमेरिका, आंसर होगा दोस्तों अमेरिका, टोल्ड अबाउट या यंग मैन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है द सैग टोल्ड हिम टू अकम्पनी हिम एज ही वेंट टू द रिवर, है ना। सैगमैन बोले एक कंपनी अपने साथ में होने के लिए उसे कहाँ जाने के लिए, क्योंकि वो कहाँ गए थे उसके साथ होकर के, नदी गए थे। तो द यंग मैन स्ट्रगल्ड टू सेक ऑफ हिज द होल्ड, द यंग मैन स्ट्रगल्ड टू सेक ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, उन्हें छुड़ाने का प्रयास किया जब उसे नदी में, है ना, पानी के नीचे डुबा दिया गया था, है ना। तो उससे अपना जान बचाने के लिए, है ना, वो व्यक्ति ने क्या किया था, यंग मैन ने, है ना, पीछे उसको छुड़ाने का प्रयास किया, अथक प्रयास, जिसको सेक ऑफ मतलब उसका हिंदी में नहीं होता है हिज होल्ड, मैंने जो उस सेगमेंट ने उसको पकड़ा हुआ था, है ना, उसको छुड़ाने का प्रयास किया। 10 नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर है 10 showed a disciple long after, 10 showed a disciple long after if he would find him, if इसका आंसर होगा तो if he would find him। तो इस प्रकार से क्या ना, showed a disciple चेला जो होता है, long after इफ़ यू वुड फाइंड हिम, वो इसलिए शायद वो इसलिए तरसता था कि वो उसको प्राप्त कर लेगा। अगला क्वेश्चन है ना कि 14th नंबर क्वेश्चन क्या है ना कि हु नरेटेड द स्टोरी ऑफ द सैग एंड द यंग मैन एंड टू होम, है ना। कह रहा है कि कहानी को किसने नरेट किया, स्टोरी को, है ना, ऑफ सैगमैन का, द यंग मैन एंड टू होम, यंग मैन के बारे में और किन्हें। तो देखेंगे आंसर इसका होगा स्वामी विवेकानंद नरेटेड द स्टोरी ऑफ द सैगमैन, स्वामी विवेकानंद ने इस कहानी को, है ना, नरेट किया द स्टोरी ऑफ सैगमैन, ये सैगमैन की कहानी को, एंड द यंग मैन व्हाइल ही वाज स्पीकिंग, जब बोलते समय जो था, टू या रिलीजियस कॉन्फ्रेंस इन अमेरिका, जो है ना, अमेरिका में जो धार्मिक कॉन्फ्रेंस सभा कर रहा था उस समय, उस चीज़ के बारे में बताया। नेक्स्ट दोस्तों आगे क्या है ना, व्हाट डिड ही यंग मैन लॉन्ग फॉर मोस्ट व्हाइल अंडर द वाटर, है ना। तो इसका 15 नंबर का क्वेश्चन का आंसर जो है व्हाट डिड द यंग मैन लॉन्ग फॉर मोस्ट व्हाइल अंडर द वाटर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों द यंग मैन लॉन्ग्ड फॉर ए ब्रेथ ऑफ एयर, है ना। तो पानी के अंदर जो है ना यंग मैन किसके लिए ज़्यादा तड़प रहा था, तो पानी के अंदर जो है ना यंग मैन जो था वो एक जो है ना सांस लेने के लिए तड़प रहा था। देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट है ना 16 नंबर का क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है ना कि फाइंड द फ्रेजेस इन द पैसेज विच मीन्स द सेम एज, समानार्थी इसको सैनोनिम बोलते हैं, उसी का यहाँ पे पूछा जा रहा है। गेट राइट ऑफ, दोस्तों गेट राइट ऑफ का मतलब तो छुटकारा पाना। अब उसी का बोल रहा है ना कि इसमें इस पैसेज में कौन सा ऐसा वर्ड है जो, है ना, उसका सैनोनिम है। तो ऐसा सैनोनिम वर्ड्स है सेम एज मीनिंग देने वाले जो है वो है क्या, सैक ऑफ। जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया था कि सैक ऑफ मतलब क्या था, छुटकारा पाना। तो
टू ज्वाइन मतलब क्या होता है? शामिल होना, साथ होना। तो टू अकम्पनी इसका सही आंसर होगा। और अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, मेक अ सेंटेंस विद द फॉलोइंग वर्ड्स। तो इसका आंसर डिजायर का आपको यहाँ सेंटेंस बनाना है। जैसे कि हो गया, माई डिजायर इज टू फाइंड द गॉड, मेरी इच्छा है कि मैं भगवान को ढूंढूं। स्ट्रगल में संघर्ष करना, तो इसका संघर्ष इज लाइफ, स्ट्रगल इज लाइफ, संघर्ष इज जीवन है, आप इसे बना सकते। नेक्स्ट, राइट रिलेटेड टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कंप्लेनिंग अबाउट द राइजिंग रेट ऑफ क्राइम एंड द डिफरेंट एटीट्यूड ऑफ पुलिस इन द सिटी। तो डिफरेंट एटीट्यूड ऑफ पुलिस का कंप्लेन भी आपको जो है ना डिस्ट्रिक्ट जनरल के पास करना है। तो इसके लिए मैंने पत्र को लिखा हुआ अपनी लैंग्वेज में से, आप देखें मैं उसे डिफाइन करने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान देंगे। हाँ, तो लेटर देखेंगे, मैंने अपनी लैंग्वेज में से बनाया है। देखिए, पहले एड्रेस लिखना है ना, टू ये स्ट्रीट लाइन गिरिडीह, 4 अप्रैल 2011। फिर टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गिरिडीह, पुलिस लाइन गिरिडीह, ये वहाँ का आप पता दें। नेक्स्ट जो है ना, सब्जेक्ट किसके लिए हम लिख रहे हैं? इंक्रीजिंग द क्राइम रेट इन आवर द सिटी, हमारे नगर में जो है ना क्राइम रेट बढ़ रहा है इस वजह से। एंड द पुलिस टेकिंग नो एक्शन, और पुलिस किसी प्रकार का एक्शन नहीं ले रहे हैं इस वजह से। तो आगे देखेंगे दोस्तों। सर, आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, मैं आपकी है ना ध्यान को इधर मैं दिखाना चाहता हूँ कि टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग द क्राइम रेट इन अ सिटी, जिस प्रकार से क्राइम रेट जो बढ़ रही है टुवर्ड्स नगर की ओर, एज वेल एज द बैड सिचुएशन ऑफ द सिटीज, मैंने बुरा सिचुएशन जो बन गया है नगर का। द इंसिडेंट्स ऑफ थीव्स, चोरों का घटनाएं है ना, ज्वेलरीज एंड द पर्स स्नैचिंग, ज्वेलरी तथा पर्स का छीना छोरी है ना, मोबाइल स्नैचिंग, मोबाइल का छीना छोरी, एंड इवन टीजिंग्स, सताना, दूसरे को तंग करना, आर ऑन द इंक्रीज, ये सभी जो है ना वो सभी वृद्धि पे है। दिस आर एंड द एटमॉस्फेयर ऑफ द इनसिक्योरिटी, ऐसा माहौल बन गया है यहाँ पे, जैसा पूरा एटमॉस्फेयर जो है ना इनसिक्योरिटी का बन चुका है ना। एंड द फियर इन द इंटायर लोकेलिटी, और पूरा संपूर्ण लोकेलिटी क्षेत्र में क्या है ना कि एक भय सा बन गया है। नो रेसिडेंट डेयर्स टू गो आउट आफ्टर द डार्क, अंधेरा होने के बाद कोई भी घरवासी होता है ना बाहर निकलना नहीं चाहते। वी हैव रिटन मैनी टाइम्स ऑफ कंप्लेंट्स विद द लोकल पुलिस स्टेशन, कह रहा है कि बहुतों बार मैंने ना लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट्स को लिखा है। बट इवन वी हैव रिक्वेस्टेड, और उसमें भी मैंने रिक्वेस्टेड किया है, अनुरोध किया है, फॉर द परमानेंट पेट्रोलिंग बाय द पुलिस ड्यूरिंग टू द इवनिंग, कि शाम के टाइम में है ना परमानेंट जो है ना वो पेट्रोलिंग किया जाए। इस विषय को लेकर के मैंने सुझाव दिया है। बट इन स्पाइट ऑफ आवर द रिस्पेक्टेड कंप्लेंट्स, लेकिन मेरे रिपीटेड मेरे बार कंप्लेंट्स करने के बावजूद भी यहाँ पे हाँ किसी प्रकार नो एक्शन हैज़ बीन टेकन, किसी प्रकार का एक्शन अभी तक नहीं लिया जा चुका है। काइंडली पुट सम policies on परमानेंट ड्यूटी इन आवर द कॉलोनी, और कृपया करके जो है ना वो आप क्या करें ना, कुछ पॉलिसीज़ को अपना परमानेंट ड्यूटी में हमारे कॉलोनी की ओर दें, ताकि है ना ऐसा प्रॉब्लम से में है ना हम लोग हमारा कॉलोनी, हमारा नगर जो है ना उभर सके। तो एट लास्ट अंत में क्या है ना, वी कैन ओनली होप ऑन यू दैट, कह रहा है कि एट लास्ट वी कैन, हम लोग सिर्फ आपको उम्मीद कर सकता हूँ दैट यू कैन इमीडिएटली यू विल टेक एन स्ट्रॉन्ग स्टेप टू इम्प्रूव द सिचुएशन, मैंने इस प्रकार सिचुएशन को इम्प्रूव करने का कोई स्ट्रॉन्ग ठोस कदम उठाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। यू आर ट्रूली, आपका विश्वासी जो है ना सत्यानंद भोक्ता, आप इस तरह से अपना नाम वहाँ पे दे करके आप इसे है ना इस प्रकार के लेटर को सटीक लिख करके आप फुल में फुल मार्क्स को उठा सके। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है ना उसकी अगला क्वेश्चन पर ध्यान दें। इस लेटर को आप लोग अच्छी तरह से कॉपी में राइट करके 2-4 बार प्रैक्टिस कर ले लिखने का। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों है, राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द टॉपिक गिवन बिलो इन अबाउट 150 वर्ड्स।
तो 150 शब्द में क्या करना है ना, किसी टॉपिक को लिखना है। योर एम इन लाइफ, डिसिप्लिन, द पर्सन यू लाइक मोस्ट। तो मैंने और एम इन लाइफ जो है ना पिछले सेट में भी आया था ये, तो उसमें मैंने डिफाइन किया हुआ है इसको। आप पिछले सेट 3 को देख लें या तो सेट 2 में होगा, और उसमें मैंने इसको डिफाइन किया हुआ। तो आज जो है ना डिसिप्लिन के बारे में चर्चा करेंगे। डिसिप्लिन जो है ना उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि पिछला चैप्टर में मैंने और एम इन लाइफ बता चुके हैं। तो डिसिप्लिन दोस्तों, इसे मैंने एग्जैक्ट 150 लाइन में लिखा हुआ नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी एक लगभग अप्रोक्सीमेट 150 लाइन के लगभग में ही होगा। देखिए, इसे अच्छे प्रकार से आप अपनी लैंग्वेज को हिस्से लगा करके तो उसमें जोड़ करके आप लंबा कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे हिंदी प्लस इंग्लिश में दोनों डिफाइन करने जा रहा हूँ, ध्यान देंगे। ईच एंड एवरी ह्यूमन लाइफ कहते हैं प्रत्येक मनुष्य की ज़िंदगी में, है ना, टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन इज नेसेसरी, है ना, अनुशासन को समझना बहुत ही अनिवार्य है। एज डेली यूजेस थिंग्स, जैसे मैं प्रतिदिन की चीज़ों को यूज करता हूँ, उसी प्रकार से इस डिसिप्लिन को भी लाइफ में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य है। बिकॉज विदाउट डिसिप्लिन ह्यूमन जस्ट विल्ड एनिमल्स, क्योंकि दोस्तों बिना अनुशासन का जो है ना वो क्या है ना, ह्यूमन जस्ट एज ए विल्ड एनिमल्स, वो एक जंगली पशुओं के समान है। तो आगे जो है ना, बट क्या लिखा हुआ है, बट वन हु अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, लेकिन जो व्यक्ति है ना वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन को समझता है, महत्व को समझता है, अनुशासन के महत्व को समझता है, दे कैन गेन अ लॉट ऑफ द एम्स इन देयर लाइफ्स, वो लोग अपने ज़िंदगी में बहुत सारे एम्बिशंस, बहुत सारे लक्ष्यों का हासिल कर सकते हैं, एम्स को हासिल कर सकते हैं। बिकॉज डिसिप्लिन मेक्स अस अंडरस्टैंड, क्योंकि डिसिप्लिन हम लोगों को क्या समझाती है, हाउ टू रिस्पेक्ट वन टू अनदर, एक दूसरे व्यक्ति कैसे बिहेव करे, कैसे उसको जो है ना आदर सम्मान दें, हाउ टू ग्रीट वन टू अनदर, कैसे एक दूसरे को स्वागत करे, है ना। एक्चुअली साथ ही साथ क्या है ना, ऑल द वेज ऑफ द मैनर्स, सभी प्रकार के मैनर्स को जो है ना, लाइक बिहेविंग, रीडिंग, प्लेइंग एंड ऑल द वेज ऑफ द लाइफ्स, जिंदगी के हर एक क्या है ना तरीकों को जो हमें वो तजुर्बा को सिखाती है, पढ़ने के तरीके को, खेलने के तरीके को, तरह तरह के विभिन्न प्रकार के तरीकों, लाइफ के तरीके को हमें, है ना, डिसिप्लिन क्या है ना परफेक्टली प्रकार से सिखाते हैं। बता आगे जो है ना नेक्स्ट, डिसिप्लिन यू कांट फाइंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। डिसिप्लिन शब्द जो है ना क्लासेस, वो आप जो है ना डिक्शनरी ऑफ फूल्स, मूर्खों के डिक्शनरी में, शब्दकोश में आप नहीं खोज पाएंगे, क्योंकि डिसिप्लिन जो है वो क्लासेस क्या है ना, माय डियर क्लासेस, ध्यान देंगे कि डिसिप्लिन यू कांट फाइंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स, अनुशासन को आप, है ना, मूर्खों के डिक्शनरी में नहीं पा सकते। यू कैन ओनली फाइंड इट, आप इसे सिर्फ पा सकते हैं या वेल रिप्यूटेड प्लेसेस, एक काफ़ी नामी और विख्यात जगहों पे, जैसे लाइक स्कूल्स, कॉलेजेस, गेम सेक्टर्स, ऑफिशियल सेक्टर्स, एजुकेशनल सेक्टर्स, एज वेल एज द रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड द एयरवेज एंड एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ, है ना, जिंदगी के प्रत्येक मोमेंट में आप इसे देख सकते हैं, आप इसको पा सकते हैं। डिसिप्लिन मेक्स ए मैन परफेक्ट, डिसिप्लिन मनुष्य को क्या बनाता है, बहुत ही परफेक्ट बनाता है, एंड अपार्ट फ्रॉम द विल्ड क्रिएचर्स, और जंगली पशुओं से हमें काफ़ी अलग करता है। सो वी मस्ट फॉलो दिस, इसलिए हमें डिसिप्लिन का, अनुशासन का अवश्य फॉलो करना चाहिए, एंड वी शुड मेक फॉलोज टू अदर्स इवन, और दूसरों से भी मुझे अवश्य फॉलो करवाना चाहिए। तो दोस्तों इसे भी राइट करके आप कॉपी में इसे बढ़िया से लिखें और प्रैक्टिस कर लें अच्छी तरह से। और नेक्स्ट जो है वो क्या है ना, अगला क्वेश्चन क्या है तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दोस्त माय डियर क्लासेस ग्रामर सेक्शन से आए, ध्यान देंगे 20 नंबर। चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, इन्वर्टेड कॉमास आर यूज्ड, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, बोथ एंड बोथ, सी में दिया हुआ है ना बोथ, ए एंड बी, डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों है ना, इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग डायरेक्ट स्पीच में किया जाता है। चलिए इसका आंसर में मैंने हाईलाइटेड किया हुआ है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है
21 में कंपैरेटिव डिग्री ऑफ जून इज द हॉटेस्ट मंथ इज, तो जून इज हॉटर, इसका सही जो है ना कंपैरेटिव डिग्री होगा, ये सुपरलेटिव डिग्री हॉटेस्ट हो जाता है इनका, तो जून इज हॉटर पहला नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन जो है ना 22 नंबर में क्या है ना, पैसिव वॉइस ऑफ सी इज वॉशिंग द क्लॉथ्स, तो इसका पैसिव वॉइस होगा द क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय हर। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन, 4 ऑप्शन देख लें पढ़ने में, है ना, बट मैं आंसर का ही आंसर को ही मैंने आपको हाईलाइट किया हूँ और आंसर को हाईलाइट करके, है ना, उसे दिखाया हूँ, आप उसको भी अपने तरीके से देखें। अगला क्वेश्चन जो है ना दोस्तों क्या है ना 23 क्या है ना, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी हाउ आर यू, कह रहा है कि ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा आप कैसे हो, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ही सेड टू मी हाउ आर यू, ही सेड टू मी हाउ आई वाज, ही आस्क्ड मी, दोस्तों क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, इसलिए क्या होगा ना, ये ऑप्शन सही होगा, ही आस्क्ड मी हाउ आई वाज, तो ये ऑप्शन सही है। 24 में क्या क्लासेस की चेंज इनटू द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वी सॉ ए ब्लू आइड गर्ल, दोस्त तो माय डियर क्लासेस यहाँ पे जो है ना ब्लू आइड गर्ल एक फ्रेजल वर्ब भी होता है, जिसका मतलब सुंदर लड़की होता है, तो वी सॉ या ब्लू आइड गर्ल, तो इसका आंसर सही होगा यहाँ पे वी सॉ या ब्लू आइज गर्ल्स भी दिया हुआ है, वी सॉ या गर्ल ऑफ ब्लू आइज, बट इसका सही आंसर राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जब इसे बदलेंगे तो होगा वी सॉ या गर्ल हुज आइज वर ब्लू, ये हाईलाइटेड भी मैंने किया हुआ। नेक्स्ट जो है ना 25 में क्वेश्चन है, ही इज़ गुड बॉय इज़ इन खालिस्तान है ना, इज़ इन डिग्री, तो किस प्रकार का डिग्री है, तो ही इज़ या गुड बॉय एक पॉजिटिव डिग्री है, क्योंकि गुड बेटर बेस्ट कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होता है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है रिमूव टू इन द सेंटेंस आई टू वॉज प्रजेंट देयर, मीन्स मैं भी वहाँ उपस्थित था, तो इसे रिमूव टू जो है ना 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, मैंने हाईलाइटेड भी किया आंसर जो राइट होगा, तो इसका राइट आंसर होगा आई वॉज प्रजेंट देयर टू। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों रिमूव टू, ये कंप्लीट होने के बाद अगला क्वेश्चन है 27 क्या ना, राज विल बी राइटिंग ए लेटर, राज विल बी राइटिंग ए लेटर इज इन कौन सा टेंस है, तो विल बी राइटिंग सब्जेक्ट प्लस शैल बी विल बी प्लस एक्शन का फॉर्म लगा हुआ है, देखेंगे यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पे आंसर होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अगला है दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन क्या है ना, टेंस खालिस्तान है, टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन विच इज़ हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, तो कह रहा है ना कि टेंस यूज्ड, कौन सा टेंस जो है ना प्रयोग किया जाता है क्या चीज़, टू शो एन एक्शन, जो एक क्रिया को दिखाती है, विच इज़ हैपनिंग जो कुछ हो रहा है द टाइम ऑफ स्पीकिंग बोलते समय, डेफिनेटली है कि कोई भी मोमेंट जो होता है ना, जब प्रेजेंट में कोई चीज़ हो रही है और वो दिखाता है तो प्रेजेंट टेंस को ही दिखाता है, प्रेजेंट टेंस ही जो है ना वो क्या है ना कि एक्शन जिसमें हो रही होती है वो तो उसको शो करता है, तो इसका आंसर प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन विच इज़ द हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ हेल्दी होगा हेल्दियर, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 30 नंबर्स फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल्स मॉडल्स गिवन इन ब्रैकेट्स, तो 4 हिंट्स दिया हुआ है, देखेंगे, है ना। पेरेंट्स मस्ट लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रंस, ये उनका ऑब्लिगेशन हो जाता है, कर्तव्य निष्ठता हो जाती है कि माता पिता को अपने बच्चों की देखरेख अवश्य करनी चाहिए, तो मस्ट का प्रयोग यहाँ पे होगा, है ना। मे गॉड हैव मर्सी ऑन यू, है ना, कह रहा है कि भगवान करे आप, है ना, हैव मर्सी, आप पे दया दिखाए, मर्सी दिखाए, तो यहाँ पे मे का प्रयोग होगा। ही कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, कह रहा है ना पावर को शो कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि वह जो है ना, तो पावर को इंडिकेट करने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है, डेफिनेटली है कि ही कैन स्विम अक्रॉस द रिवर होगा। नेक्स्ट डी नंबर है ना, ही सेड दैट
देखेंगे इफर्ट को दिखा रहा है, इफर्ट को दिखाने वाला हमेशा जो होता है ना, इफर्ट को दर्शाने वाला कुड का प्रयोग होता है। तो ही सेड दैट ही कुड डू दिस वर्क, मतलब ये उसने कहा कि वो इस काम को कर सकता था। तो आगे जो है ना दोस्तों नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। तो माय डियर क्लासेस यहाँ पे ध्यान देंगे, है ना, सारे जो है ना वो ये टेंस से आधारित है, टेंस की नॉलेज अच्छी तरह से है तो आप इसे पकड़ें, है ना। तो अगला है ना, सी रोट ये लेटर टू हर फादर लास्ट इवनिंग, सिंपल पास्ट टेंस को दिखा रहा है तो यहाँ पे डेफिनेटली बी टू का प्रयोग होगा, एक्शन सेकंड फॉर्म लगेगा, है ना। बी नंबर में माय मदर कुक्ड द फूड व्हेन आई रीच्ड द होम, जब मैं घर पहुँचा था, है ना, मेरी माँ खाना बना चुकी थी। माय मदर जो है ना कुक्ड द फूड, माई मदर जो है ना खाना बना चुकी थी। व्हेन आई रीच्ड, तो यहाँ पे देखें दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ है ना माई मदर कुक्ड लिख दिए हैं, यहाँ पे हैड कुक्ड होगा। माई मदर हैड कुक्ड फूड व्हेन आई रीच्ड होम। तो यहाँ पे हैड, मेरी माँ खाना बना चुकी थी। व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा मेरी माँ खाना बना चुकी थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों सी, है ना, द मैच हैड बिगन बिफोर आई रीच्ड द प्लेग्राउंड, है ना, कह रहा है कि मैच शुरू हो चुका था जब मैं प्लेग्राउंड पहुंचा। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिनेटली यहाँ पे एक्शन का सेकंड फॉर्म होगा, रीच्ड लगेगा। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, तो डिस्कवर्ड का प्रयोग है, ईडी का प्रयोग करना है, डिस्कवर में ईडी लगा देना है, डिस्कवर्ड V2 का प्रयोग हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स, है ना। तो माई अंकल इज टू ओल्ड टू वर्क, तो इसका आंसर होगा माई अंकल इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वर्क। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कैन देयर बी अ स्मोक विदाउट फेयर, इसको इनटू असर्टिव सेंटेंस में बदलना है। तो इनका आंसर होगा When there is a fire, there is a smoke. When there is fire, there is a smoke. अगला क्वेश्चन है दोस्तों सी, he said I saw the movie, इसको बदलना है किसमें, into indirect assumption में। तो indirect assumption को कैसे होगा, he said that he saw the movie, सिंपल सा चीज़ है ना। सिंपल पास्ट टेंस में जब यहाँ पे दिया गया है तो डेफिनेटली कि उधर का रिमाइनिंग पार्ट्स भी होगा, सिंपल पास्ट टेंस में बदल देना है। हालांकि यहाँ पे आई साव द मूवी सिर्फ यहाँ पे बदलना है सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार से। देखें, माई मदर कुक्स फूड, नेक्स्ट क्वेश्चन है माई मदर कुक्स फूड इनटू पैसिव वॉइस में बदलना है। तो इसका पैसिव वॉइस का हो जाएगा फूड इज कुक्ड बाय मदर, यहाँ पे दोस्तों माई नहीं लगेगा, ठीक है, माई हट जाएगा। तो शुद्ध जो होगा इसका पैसिव होगा फूड इज कुक्ड बाय मदर। नेक्स्ट आगे क्या है ना, चेंज द फॉलोइंग नाउन्स इनटू द एडजेक्टिव्स। तो इनको क्या करना है, नाउन्स जो है ना उनको एडजेक्टिव फॉर्म लिखना है। ब्यूटी लिखा हुआ है ना, ये नाउन है, जबकि इसका एडजेक्टिव जो होगा वो ब्यूटीफुल होगा। हेल्थ जो है अब उसका होगा हेल्दी। अब जो है ना बुक से जो ना टेक्स्ट बुक से आपका पैसेज है, तो या द यंग सीगुल वॉज अलोन ऑन हिज लेज, यंग सीगुल बर्ड के बारे में दिया हुआ है जो कि है ना उड़ नहीं पा रही थी। हिज टू ब्रदर्स एंड टू सिस्टर ऑलरेडी हैड फ्लोन अवे अ डे बिफोर, जो एक दिन पहले ही उनका दो भाई और बहन जो है ना उड़ चुके थे। तो इस प्रकार से ये बुक्स में जो ऑलरेडी क्लासेस में पढ़ा चुके थे, तो ये उसको डिफाइन ना करके मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। हु वॉज अलोन इन हिज लेज, कह रहा है कि है ना कौन सा वहाँ पे लेज पे जो था ना अकेले थे। तो द यंग सीगुल वॉज अलोन ऑन द लेज। दोस्तों यहाँ पे अच्छा से देखेंगे, ALON है, NE है, अलोन हिज लेज। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है क्या, तो यंग सीगुल वर्ड वहाँ पे क्या था ना, लेज, वो अपने लेज में अकेले थे। अगला क्वेश्चन हु हैड फ्लोन अवे अ डे बिफोर, एक दिन पहले कौन उड़ चुके थे। तो हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स, वहाँ पे लिखा हुआ हिज सिस्टर्स
देखें, हिज सिस्टर्स है ना हैड फॉलोन अवे या डे बिफोर, वह उसके 2 ब्रदर और उसकी बहन जो है ना वो उड़ चुके थे। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाई वाज ही अफ्राइड टू फ्लाई, है ना, उड़ने के लिए वो क्यों डरता था। तो द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच, कह रहा है कि बहुत विशाल बड़ा सा फैला हुआ समुद्र जो नीचे था, है ना, नीचे की ओर, टू द लेज मेड द यंग, उस लेज की ओर, तो वही जो है ना उसको क्या कर रहा था, द यंग सीगुल अफ्राइड, यंग सीगुल को जो ना अफ्राइड कर रहा था। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स टायर्ड का मतलब क्या होता है, थका होना। तो फाइंड य वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ। तो इसका आंसर होगा टायर्ड का सिनोनिम यहाँ पे वर्ड जो पैसेज में वो दिया है अटेम्प्टेड। फाइंड य वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, इसका मतलब टायर्ड होता है, तो अटेम्प्टेड होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन क्या है ना, द खालिस्तान कलेक्टेड 70 पीसेस फॉर लेंचो, कौन कलेक्ट किया था। तो पोस्ट मास्टर होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में पोस्ट मास्टर ने कलेक्ट किया था 70 पीसेस फॉर लेंचो के लिए। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 36, द बेकर फ्रॉम गोवा वाज कॉल्ड, तो इसको बेकर जो होता था पावरोटी बेचने वाले, है ना, गोवा के, उसको पडेर के नाम से जानते थे। ये नंबर का राइट आंसर होगा। नेल्सन मंडेलाइज ऑटोबायोग्राफीज क्या है ना, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यहाँ पे सही आंसर होगा। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन, है ना, चाइना होगा पहला इसका आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हाउ इज कुर्ग या अर्थ हाउ इज कुर्ग या प्लेस अर्थ विजिटिंग, कह रहा है कैसे कुर्ग एक जगह जो है ना, देखने लायक, घूमने लायक जगह है, सॉरी, है ना, अर्थ विजिटिंग मतलब क्या है ना, घूमने लायक जगह है। तो इसका आंसर मैंने राइट किया हुआ है, इस आंसर के आप देखेंगे, ध्यान दें इसका आंसर को, इसे मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, ध्यान दें। दिस क्वेश्चन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर 7 से लिया गया है। In accordance of these questions, poet has tried his best level to make us understand about worth visiting places. Place of Coorg, यहाँ पे होगा ऑफ कोर्ग। तो देखेंगे, है ना, इस प्रश्न के अनुसार से कवि ने प्रयास किया है हम लोगों को अच्छे तरह से समझाने के बारे में, और उस जगह के बारे में जो अर्थ विजिटिंग प्लेसेस है कुर्ग, उसके विषय में बताने का प्रयास किया हुआ है। देखिए, तो इसमें क्या है ना, कुर्ग इज ए प्लेस ऑफ द ग्रेट टूरिस्ट इंटरेस्ट सेवरल सरप्राइजेस, बहुत से आश्चर्य थिंग्स हैं वहाँ पे, थिंग्स आर द हिडन इन द कुर्ग, छिपे हुए हैं कुर्ग में। इट इज़ द प्लेस वर्थ वाचिंग, है ना, ये जगह जो है बिल्कुल क्या है ना, देखने लायक जगह है, वर्थ वाचिंग जगह है। वी कैन फाइंड द फ्रेश रिवर, है ना, साफ स्पष्ट नदियाँ मिल सकते हैं, एंड वाटर, पानी जो है वहाँ का बहुत ही क्लियर, एंड द कावेरी रिवर्स जो है ना, नदी, कावेरी नदी की पानी वहाँ जो है वो महासीर फिशेस इज़ फाउंड देयर, है ना, महासीर फिश भी मिलती है वहाँ पे। इन दिस द वाटर्स द एलिफेंट्स इंजॉय वेल द टैकिंग बाथ, हाँ, नहाते समय जो हाथी मस्ती करते हैं वो तो अलग ही है, एंड देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड द सेवरल द एडवेंचर्स, और बहुत एडवेंचर्स का मतलब यहाँ पे होता है दोस्तों जोखिम भरा अनुभव, है ना, तो बहुत सारे जोखिम भरे अनुभव जो है ना आर अवेलेबल फॉर द विजिटर्स, वहाँ घूमने वालों के लिए वहाँ पे उपलब्ध है। सच एज द जैसे राफ्टिंग हो गया, जो ना पार उतरने का बेड़ा चलाना जिसको बोलते हैं, है ना, इस पार से उस पार उतरने के लिए जो बेड़ा चला करके चलते हैं, जो काफ़ी देखने में है ना, देखने लायक बनता है। एंड कैनोइंग जिसको बोलते हैं, डोंगी से चलना, वो चीज़ भी काफ़ी देखने लायक, है ना, माहौल बनाते हैं। माउंटिंग बैकिंग भी, है ना, जो होता है बहुत काफ़ी लोकप्रिय होती है। रॉक क्लाइंबिंग, है ना, देखने लायक बनता है। एंड मेकाक्यूज, लंगूर्स, स्क्वेरल्स, गिलहरियाँ, बर्ड्स, चिड़िया, जो सारे ना ये बीज etc आर द पार्ट ऑफ द कुर्ग नेचर, ये जो है ना पूरे कुर्गिक नेचर के, प्रकृति के एक भाग है ना,
जो काफ़ी है ना देखने के लायक बनाते हैं उस जगह कुर्ग प्लेस को। ब्रह्मगिरी हिल्स जो है ना पहाड़ी वहाँ पे है ना, पहाड़ियाँ वहाँ पे क्या है ना, गिव यू द हिल वॉच ऑफ द कुर्गी वेयर इज द रॉप ऑफ पीस, जिसमें क्या है ना लगभग टेक्स द 64 एकर्स इस लेंस, लगभग चौड़ी जो है लगभग 64 एकड़ तक जो फैली हुई है ना। और रस्सी का जो ब्रिज है उस पर जो लोग है ना चलते हैं, काफ़ी देखने के लायक बनता है द एकर्स। आगे जो है ना क्या है, निसार गधम जो प्लेस है वहाँ पे, वहाँ की जगह का नाम है इन द बैलेकुफ जो है वी हैव द तिब्बतियन सेटलमेंट हुज द मॉन्क्स मूव इन रेड येलो एंड द एकर्स, जिसको मतलब क्या है ना ओकर्स ऑर्च बोलेंगे इसको, है ना, जो गेरुआ रंग का कलर का जो कपड़ा पहना हुआ होता है ना, वो मोंक लोग सन्यासी लोग वहाँ पे देखने बनता है वो कलर का। लोग रेड पहनते हैं, येलो पहनते हैं, गिरवे रंग के पहनते हैं, कलर्ड नोवा रॉब्स जो होता है ना कलर, ये सब कलरों का जो पोशाक पहनते हैं, काफ़ी रोमांचकारी होती है, देखने के लायक। लोग उसे बहुत से लोग वहाँ पे देखने के लिए जाते हैं सब चीज़ों को। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट हम देखेंगे पोएट्री सेक्शन में। तो पिछली बार जैसे मैंने पोएट्री सेक्शन में बताया था वहाँ पे सेक्शन सी में ही कि क्वेश्चन जो था वो मैं सेट 3 में ही सप्लीमेंट्री में यानी कि सेक्शन सी में पूछा गया था क्वेश्चंस को, जो ना मैंने शायद क्वेश्चन नंबर जो था सेट 3 में था वो आपका 45 नंबर में है ना, व्हाट वाज अनिल सेज, है ना। तो वहाँ पे ऑप्शन था 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स। सो इसमें से किसी में नहीं, अनिल का एज जो था वो 25 ईयर्स था। नन ऑफ दिस होता, मैंने है ना बाय मिस्टेक्स को ये नंबर 15 ईयर्स कर दिया था, हालांकि कमेंट्स सेक्शन में मैंने डाल दिया था, तो आप इसे उससे सुधार लें। अब नेक्स्ट आगे जो है ना मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है ना वो होगा आपका पोएट्री सेक्शन में क्या है ना कि रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पे द ये पोएम है, पोएम को आप अच्छी तरह से पढ़ें, उसका आंसर मैंने लिखा हुआ है, हालांकि ऐसे ही क्लासेस में पढ़ाया जा चुका है। नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, कहाँ से लिया गया इस एक्सटेंजा को, है ना, एक्सट्रैक्ट को। तो पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। और अगला क्वेश्चन है हु हैज़ रिटेन दिस लाइन्स। दोस्तों दिस लाइन्स हैज़ रिटेन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है, बी नंबर का आंसर है ये। अगला है हु शुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो, है ना, कौन हिलाया था डस्ट ऑफ स्नो को, तो या क्रॉस शुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो, है ना, कौवा हिलाया था शुक ऑफ डस्ट ऑफ स्नो को। तो आगे जो है ना वेयर वॉज द डस्ट ऑफ स्नो, कहाँ पे था, तो डस्ट ऑफ स्नो वॉज ऑन द हेमलॉक ट्री, ये कहाँ पे था, हेमलॉक ट्री, जो कि है ना एक विशेला कांटेदार वृक्ष जो है ना उसके ऊपर था। नेक्स्ट आगे जो है ना द पोएम वॉज रिटेन बाय रॉबिन कैलिन, यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो रॉबिन कैलिन ने कौन सा पोएम लिखा हुआ, ऑप्शन में दिया हुआ है फायर एंड आइस, अमांडा, एनिमल्स, नॉमदिस, तो यहाँ पे अमांडा होगा दोस्तों। नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चन है वो होगा 42 सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड, है ना, बोथ होगा, फायर एंड आइस दोनों से ख़त्म होगी दुनिया। तो आगे जो है ना किसी का कहना ये था, तो हु रोट द पोएम, पोएम को किसने लिखा, एनिमल्स, तो इसका आंसर होगा दोस्तों वाल्ट विटमन, है ना, इनके लेखक थे जिन्होंने पोएम एनिमल्स को लिखा है। नेक्स्ट आगे जो है ना आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में इसमें आपका जो है ना एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, इसको आप अच्छी तरीके से अध्ययन कर ले और इसे कॉपी में उतार करके अच्छे तरीके से इसको रिमेंबर करें। तो क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट डज द पोएट कंपेयर द ब्रांच ऑफ द ट्री, तो इसका तो आंसर मैंने नहीं लिखा बट नीचे वाला आंसर को लिख दिया है ना, व्हाट डज अमांडा यर्न फॉर, तो अमांडा किसके लिए तरसती है ना, ये क्वेश्चन है। और क्या चीज़ के लिए तरसती है, ये क्वेश्चन है। व्हाट डज द पोएम टेल यू अबाउट अमांडा, है ना, कह रहा है कि व्हाट डज पोएम, कवि अमांडा को क्या कहता है। तो देखिए व्हाट डज द पोएम, कवि का पोएम जो है कविता, है ना, टेल अमांडा अबाउट अमांडा, अमांडा के बारे में क्या बताता है। तो देखें द गर्ल अर्न्स फॉर द फ्रीडम, लड़की जो है ना यहाँ पे किस लिए तरसती है,
है ना, आज़ादी पाने के लिए तरसती है, फॉर फ्रीडम पाने के लिए। शी वॉन्ट्स टू लीड हर लाइफ द वे सी लाइक्स, है ना, कह रहा है कि वो ज़िंदगी उसी तरह से जीना पसंद करती है जिस प्रकार से वो, है ना, अपना वो पसंद करती है, उसी प्रकार से लीड करना चाहती है अपनी लाइफ को। इनफैक्ट बट वास्तव में क्या है ना, इनफैक्ट सच में, सी हैज़ सर्टेन हैबिट्स, उसकी कुछ ऐसी आदतें हैं, वास्तव में उसकी कुछ ऐसी आदतें होती है ना, दिच आर द हैपेंस बाय ऑल एट देयर द रिस्पेक्टिव एज, जो हमेशा इस प्रकार इस उम्र के लड़कियों के अंदर पाया जाता है, नेचुरली किसी में पाया जाता है। बट हर पेरेंट्स डू नॉट लाइक दिस, और है ना, जो आदतें को उसके मम्मी पापा जो होते हैं पेरेंट्स, वो नहीं पसंद करते हैं दिस टू बी द इन हर, की ये सभी आदतें जो है ना इसके अंदर रहे। तो दोस्तों इस प्रकार से ये आपका ना सही आंसर होगा। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है ना 45, मिसेस पम्फरी हैड या डॉग नेम्ड क्या था, तो ट्रिकर का नाम था, है ना। 46 में दिसंबर डिमांडेड, कितना पैसा का डिमांड किया था दिसंबर ने, तो 5000 का डिमांड किया था। नेक्स्ट 47 क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, खालिस्तान मातिल्दा, खालिस्तान वाज योर ब्यूटीफुल लेडी कौन था, तो इसका आंसर मातिल्दा होगा। नेक्स्ट वाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट दिसंबर्स मैरिज प्रपोजल, है ना, कि भोली के माता पिता ने दिसंबर्स के मैरिज के प्रपोजल को क्यों स्वीकार किया था, तो इसका क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है, जिसे मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, इसे ध्यान से देखें। रामलाल एक्सेप्टेड दिसंबर्स प्रपोजल, रामलाल जो थे, है ना, भोली के पिता, वो दिसंबर्स के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया था। दिसंबर वाज ए वेल टू हिज ऑन द शॉपकीपर, कहते हैं अपने दुकानदारी में बहुत अच्छे थे, जिस कारण से, और भी कारण थे, जैसे कि ही ऑनेड या बिग शॉप, है ना, क्योंकि वो मालिक जो था वो एक बहुत बड़ा दुकान का मालिक था, एंड द हाउस, और घर, बहुत बड़ा घर का मालिक था। अबव ऑल, साथ इसके अलावा क्या था ना, अबव ऑल द वाजंट आस्किंग फॉर ओनली द डॉरी, सिर्फ और क्या ना था ना कि वो किसी भी प्रकार का एक भी पैसा डॉरी का डिमांड नहीं किया था। हिज ओनली माइनस पॉइंट्स वर हिज एज एंड, उसका सिर्फ क्या था ना माइनस पॉइंट, वो क्या था कि उसकी उम्र के ज़्यादा थे। हिज लाइपिंग ही वाज द एज ऑफ रामलाल, है ना, कहता है कि वो रामलाल की उम्र में था और वो सिर्फ लंगड़ा था, यही। तो नेक्स्ट आगे जो है ना, रामलाल्स वाइफ आल्सो द अप्रूव्ड ऑफ द प्रपोजल, अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ द प्रपोजल, कह रहा है रामलाल की पत्नी ने भी उसकी प्रपोजल को स्वीकार की। सी सेड दैट वो बोली कि भोली वाज लकी टू गेट ए मैन फ्रॉम द अनदर विलेज, कि भोली बहुत किस्मत वाली है कि उसको जो है ना ये दूसरे गांव का जो व्यक्ति है उसके साथ मैरिज होने जा रहा है, क्योंकि भोली की बहुत सारी चीज़ों के बारे में वो अननोन है ना, हु डिडंट नो अबाउट हर लैक ऑफ, इसी कमजोरी को जो ना नहीं जान रही है, जैसे कि हो गया लैक ऑफ द सेंस, बहुत सेंस की कमी को नहीं जान रही है, एंड द पॉक मास के बारे में नहीं जान रहे हैं, है ना। इफ़ द प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड, इफ़ द प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड द भोलीज माइट, अगर ये प्रपोजल जो है ना, अगर कहीं प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाए तो डेफिनेटली कि भोली माइट रिमाइन अनमैरिज्ड फॉर अनमैरिज्ड ऑल हर लाइफ, तो फिर भोली जो है ना पूरे उम्र भर जो है ना संपूर्ण कुंवारी रह जाएगी। तो दोस्तों अगला और अंतिम क्वेश्चन जो है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मातिल्दा, तो ध्यान दें मातिल्दा कैरेक्टर चरित्र चित्रण के बारे में। दिस क्वेश्चन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द फुटप्रिंट विदाउट फीट, लेसन 7 से लिया गया है, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस पोइट has tried his best level to make us understand about the real character of मातिल्दा, मातिल्दा के वास्तविक चरित्र चित्रण करने का प्रयास किया इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो देखें यहाँ पे क्या है ना, मातिल्दा वाज ए प्रिटी एंड अंग लेडी, काफ़ी सुंदर औरत थी, एंड अंग लेडी युवा लेडी थी। शी वॉज बोर्न इन द फैमिली ऑफ द क्लर्क, वह क्लर्क के फैमिली में पैदा हुई थी। बाय वर्च्यू ऑफ हर गुड लुक्स, और एक अच्छे देखने के गुण के कारण से ही क्या था ना, शी फेल्ट दैट वो महसूस करती थी दैट शी वॉज बोर्न फॉर ऑल द डिलीशियस एंड द लग्जरीज, सभी जो ना डेलिकेसीज इसको बोलते हैं, सभी डेलिकेसीज और द लग्जरीज, मतलब बहुत
भोग विलास की ज़िंदगी को, विलासिता की ज़िंदगी को जीने के लिए शायद वो ऐसी ऊपर वाले ने उसको ऐसी सुंदरता दी है। तो सी विश्ड, इसलिए उसकी इच्छा थी क्या इच्छा थी, टू बी द मैरिड टू सम द रिच और रिनाउंडेड पर्सन मतलब उसकी इच्छा ये थी कि वो जिनकी शादी एक अच्छे नामी विख्यात व्यक्ति से हो। बट सी वॉज अनलकी, लेकिन वो है ना बेड लक थी, या तो कह सकते हो भाग्य उसके साथ नहीं था। सी वॉज बॉर्न इनटू द फैमिली ऑफ क्लर्क, है ना, वो एक क्लर्क की फैमिली में पैदा हुई थी। सिंस ही हैड नो डॉरी, तब से उसको है ना दहेज देने के लिए उसके पिता के पास पैसा नहीं था ज़्यादा, है ना। सी एग्रीड टू मैरी या पेटी क्लर्क, इसलिए वो अपने सहकर्मी, पिता के सहकर्मी साथी जो होते हैं ना, पेटी है ना, क्लर्क की रानी के साथ उनका शादी करने के लिए सहमत होनी पड़ी उसे। शी वॉज ऑलवेज ग्रम्बलिंग, है ना, हमेशा जो होते थे ना, हमेशा ग्रम्बलिंग रहती थी। एंड सी प्रॉपर्टी ऑफ हर द हाउस टॉर्चर्ड हर, क्योंकि उसकी घर की गरीबता जो है ना उसे हमेशा टॉर्चर करता था। एंड सी ड्रीम्ड ऑफ द लेविश पार्टीज, लेकिन उसका हमेशा सपना जो होता था ना, वो क्या होता था, लेविश पार्टीज करने के, एंड द रिच ड्रेसेस एंड ज्वेल्स, अच्छे हाई फाई ड्रेसेस को पहनना और ज्वेल्स को पहनना हमेशा उसको अच्छी इच्छा होती थी। हर ड्रीमी एम्बिशंस, और ये उसकी एम्बिशंस के कारण क्या था ना, ही बैन द नेचर एंड पुश्ड हर इनटू द ट्रबल, जिस कारण से क्या हुआ ना, शायद उन्हें बहुत कठिनाई में ढकेल दिया। जैसे सी आगे जो ना, सी पेड या हैवी प्राइस फॉर हर द फुलिश डिजायर, उन्हें काफ़ी मुझे जो ना बहुत हैवी प्राइस कीमत चुकानी पड़ी फॉर हर द फुलिश डिजायर, इस मूर्खता भरी इच्छाओं के लिए। जैसे सी बोरोड ए नेकलेस, उन्होंने क्या की थी, एक नेकलेस को उधार ली थी, टू बियर टू ये टेबल मैंने उस एजुकेशन मिनिस्टर के घर जाने के लिए ना, उस पार्टी में जाने के लिए जो है ना वो नेकलेस को उधार ली अपने स्कूल साथी से। सी वॉज टॉक्सिकेटेड विथ, और इस प्रकार से वहाँ पे जो ना पार्टी में वो टॉक्सिकेटेड विथ द जॉय एंड, पार्टी में जो है ना वो कुछ ऐसे भी चीज़ों को जो ना, टॉक्सिकेटेड मतलब वो पीने वाले, दोनों पान करने वाले पेय जो होते हैं, पेय पदार्थ, उसको पी, जिस कारण से जो ना आनंद मनाते समय है, एंजॉय मनाते समय क्या हुआ ना, एंड सक्सेस, जॉय एंड सक्सेस, आनंद मनाए और सफल भी हुई। बट द नेकलेस वॉज लॉस्ट, लेकिन उसका जो ना गले का हार वो लॉस्ट हो गया, खो गया। दैट रूइंड हर द फिजिकली, जो उसको क्या किया ना, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया शारीरिक रूप से, एज वेल एज द कैपिटली, है ना। एंड इन दिस रीजन, इस कारण से क्या है ना, सी बिकेम या क्रूड फ्रॉम, एक क्रूड व्यक्ति बन गई, फ्रॉम ए ब्यूटी क्वीन, एक सुंदर क्वीन से, रानी से। हार्ड सैबी, जिसको बोलते हैं पूरा, है ना, पूरा कठिन दरिद्र वोमेन बन गई, ऑफ या पुअर फैमिली। तो माय डियर क्लासेस, इस प्रकार से मैंने, है ना, वीडियो को पूरा समाप्ति तक मैंने पूरा कम्प्लीटली क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन देने का प्रयास किया। एंड आई होप नो दैट ईच एंड एवरीवन यू विल गेट सक्सेस विथ 100%, 100 मार्क्स, यू ऑब्जर्व दैट, एंड डू लेबर फॉर डू लेबर ऑन योर, डू लेबर in best ways, definitely you will get a success. And each and everyone, please like and subscribe this channel, and share to all the 10 preparation students, and our next coming set 5, definitely you will soon get notification manual, each and everyone. थैंक यू। हमें आपकी कमेंट की इंतज़ार रहेगी, जो हमें और अधिक लेबर करने का, है ना, हमें पैसेंस मिलेगा। तो ईच एंड एवरीवन, आई होप दैट प्लीज़ comment, like, share and subscribe more to get quickly information about set 5. Thank you.